next session is India's infrastructure push, road to growth building, modern infrastructure for a new day, that has been brought to you by Toshiba. Thank you very much, गडकरी जी, हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे उस वीडियो के बारे में पूछना चाहती हूँ। इस मार्च में पूरा इंटरनेट, पूरा देश आपके इसी वीडियो के बारे में बात कर रहा था, जहां आपने कहा कि अगर कोई अफसर काम नहीं करना चाहता तो मैंने हार मान ली है। ऐसा क्या हुआ दैट यू वर फोर्स्ड टू से कि बस अब मैं अफसरों के साथ नहीं डील कर सकता? देखिए, अच्छे भी ऑफिसर होते हैं, कुछ काम अच्छे भी करते हैं, इसीलिए तो काम होता है। अभी हमारे यहाँ अभी मैंने आज ही अभी आपके यहाँ आने के पहले पूछा था, हमने 35 किलोमीटर पर डे रोड बनाया है। ये 358 दिन का एवरेज है और अभी करीब 7-8 दिन बाकी है, तो हम लोग 40 किलोमीटर तक जाएंगे ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो काम करने वाले अच्छे भी अधिकारी हैं और कुछ काम नहीं करने वाले भी हैं। तो मैं कुछ लोगों को कहता हूँ कि आप 10 से 5 ऑफिस में मत आइए, घर में रहिए, आपके प्रेजेंट ही लगे तो काउंट करेंगे, पर यहाँ आके आप निगेटिविटी मत फैलाइए। तो कभी कभी कुछ कामों के बारे में जब ऐसा होता है कि जब परफॉर्मेंस, मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट इम्पॉर्टेंट है, पर फाइनेंशियल ऑडिट से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑडिट इम्पॉर्टेंट है। कोविड में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, पहली बात लेबर का माइग्रेशन हुआ, आपके टोल कलेक्शन में लोग एंटिसिपेट कर रहे थे जब मूवमेंट ही इतना कम होगा तो फिर टोल कलेक्शन विल गो डाउन। कैसे आपने अपने मंत्रालय को, जैसे कि आभा कह रही थी, कोविड प्रूफ कैसे आपने मैनेज किया ये? देखिए, हमने तो उस समय जो शुरुआत के समय जब लोग जा रहे थे तब हमने टोल खुले छोड़ दिए थे, हमने टोल लेना भी बंद कर दिया था। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप आपके प्रोफेशन से लॉयल हो, जैसे मैं आई एम वेरी मच लॉयल टू माय प्रोफेशन। तो मेरा आग्रह होता है कि जैसे मेरे को जिम्मेदारी मिली है जिन विभागों की प्रधानमंत्री ने दी है, तो आई एम वेरी मच लॉयल टू माय डिपार्टमेंट्स। तो मैं उसमें जो काम होता है, ये मुझे एक एक चीज़ के बारे में मुझे चिंता होती है कि कब होगा, कैसे होगा, कम पैसे में कैसे होगा, और इसलिए मैं लगातार उसके लिए अस्वस्थ रहता हूँ। अब एक बात ऐसी है कि जैसे आप अपने घर में होता है कि आपके बच्चे को, लड़के लड़कियों को अगर 75% मार्क मिले तो आप उसको कहते हैं अच्छा मिला है तुमने, ठीक, पर तुमको 85 मिलने चाहिए थे, तुमने मेरिट में आना चाहिए था। अगर वो मेरिट में आता है तो तुम बोलते हैं तुम वो मेरिट में आए, अच्छा हुआ है, पर तुम फर्स्ट मेरिट क्यों नहीं आए? तो वैसे ही बात होती है कि हम टारगेट बड़ा करके लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि इससे भी अच्छा काम होना चाहिए। अभी हम एक टनल बना रहे हैं ये कारगिल के नीचे जोजिला करके, तो उसका मेरे पास साइन फाइल आई थी 11,000 करोड़ के टनल के लिए। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, और साल भर हम पीछे लगे। ये एसोसिएम के साथ वर्कशॉप लिया ओबेरॉय होटल में, काफ़ी मेहनत हुई। मैंने खुद फाइनेंशियल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस उसके तैयार करने में मदद की, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमारे ही लोगों ने 5,000 करोड़ बचाए। इस सरकार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खास तौर पर रोड और हाईवेज डेवलपमेंट, इनफैक्ट मेनी पीपल फील कि इसीलिए आपको उसका इंचार्ज भी इसलिए बनाया गया है, एट द स्पीड एट विच आप काम करवा रहे हैं। रोड डेवलपमेंट इस सरकार के लिए इतनी प्रायोरिटी क्यों है? व्हाट इज योर विजन? देखिए, पहली बात आप समझिए कि रोड में जब 1 रुपया खर्चा होता है तो इकोनॉमी में 2.5 रुपये आता है। आज ही CII के साथ कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ये कोविड के समय भी इनका टर्नओवर दुगना हो गया है। ये स्टील और सीमेंट जो है, इनके लिए भी आज हम 40% देश का स्टील और सीमेंट खरीदते हैं, तो ये आज बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट खड़ी होती है। तो रोड से एम्प्लॉयमेंट खड़ी होती है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो बनानी है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने 111 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के 7,400 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए हैं, और उसमें रोड के लिए भी उन्होंने महत्व दिया है। और आज देश में काफ़ी, अभी मुझे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, अभी हम दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाने के बारे में रोड का काम शुरू किया हमने। दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में जाएंगे, और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में जाएंगे। अब 5-5, 7-7 घंटे लगते हैं, तो लोग, मैं जब कहता हूँ तो लोग विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए मैं आपको भी बताऊंगा कि मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लो, और 2 साल के अंदर रोड बन जाएंगे, और नहीं हुआ तो मुझे ज़रूर बताना लोगों को। क्योंकि मैं मुंबई पुणे हाईवे की बात करता था जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था,
तो मैं कहता था 2 घंटे में मुंबई से पुणे होगा, तो लोग हंसते थे। एडिटोरियल लिखे लोगों ने उसके ऊपर कि ये मंत्री कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय 9 घंटे लगते थे। अब आज मुंबई पुणे के बीच में जो रोड से जाते हो 2 घंटे में आते हो, बताते कि बिल्कुल 1.25 घंटे में पहुंच गया हूँ। तो कोई ना कोई बात आउट ऑफ बॉक्स जब होती है तो नेचुरली थोड़ा बहुत समय लगता है, पर ये बाद में लोग उस पर। अभी आपको एक ही बात मैं बताऊंगा कि हमारे सरकार के ये जो टर्म के 5 साल पूरे होंगे, तब इस देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के स्टैंडर्ड का एक्सप्रेस हाईवे और रोड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। और इसका अनुभव आप अरुणाचल में जाइए, मेघालय में जाइए, त्रिपुरा में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, बिहार में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, तेलंगाना में, आंध्र में, कहीं भी जाइए, आपको कभी एक ही काम करो कि मैं पार्लियामेंट में, आज मेरे 3 क्वेश्चन थे। मैं जब भी पार्लियामेंट में खड़ा होता हूँ, ये इसी पार्लियामेंट के सेशन के मेरा क्वेश्चन, और आप देख लेना, हर पार्टी का सांसद पहले खड़ा होता है, पहले बोलता है कि मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके आभार मानता हूँ, मेरे काउंसिल में इतना अच्छा काम हुआ है। एक भी आदमी, लगभग कोई ऐसा मिलता नहीं मुझे कि जो मेरी तकरार करता है, ऑल पार्टी। तो ये कारण यही है कि काम हो रहे हैं और इतना तेजी से देश बदल रहा है। और मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की बात की है, वो इतना तेजी से बदल रहा है कि मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो न्यू इंडिया होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बिल्कुल गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं यूएसए और यूरोपियन कंट्री के कम नहीं होगा। देश के अंदर तो रोड्स का डेवलपमेंट हुआ ही है, पर एक खास प्रायोरिटी आपकी ये भी रही है बॉर्डर रोड्स डेवलप करना। अटल टनल हमने देखा, अरुणाचल में मैं पढ़ रही थी कि एट अ रिकॉर्ड पेस ओवर द लास्ट 6 months वहाँ पर रोड का डेवलपमेंट हुआ है। इज दिस इन रिएक्शन टू द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो हमारे बॉर्डर पे हुई हैं हाल फिलहाल, उसको देख करके ये कॉल लिया गया है कि खासतौर पर हमारा जो चाइना के साथ बॉर्डर है, वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना अब अति आवश्यक है? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि चाइना और भारत ये सेंसिटिव मैटर है, पर मुझे दूसरी बात पूछनी है कि अभी हमारे देश में जो सीमावर्ती भाग है, जहाँ लोग रहते हैं, उनको 200-200, 300-300 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं है। आप मुझे बताइए कि मैं अभी एक रोड बना रहा हूँ, वो पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जाने के लिए। अब मुझे भी हिम्मत नहीं होती है, -8 डिग्री पर काम हो रहा है और अभी लगभग 85 to 90% काम हुआ है। और मेरी इच्छा है कि मैं उस रोड से गाड़ी में बैठकर मानस सरोवर जाऊँ। वो रोड का काम देखने के लिए भी जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि -8, -6 डिग्री पर वहाँ टेम्परेचर है और वहाँ हमारे लोगों ने काम किया। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया से टनलिंग के लिए स्पेशल मशीन्स लाई, वो हिमालय के बीच में से जाकर हम चाइना बॉर्डर तक जाएंगे और केवल 15 किलोमीटर चाइना के रास्ते से मानस सरोवर पहुँच जाएंगे। अब मानस सरोवर जाने के लिए हमको नेपाल या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इतने कठिन स्थिति में ये रोड बननी चाहिए। कई बार एक लीगल चैलेंज भी आता है, जैसे कि सबसे रीसेंट एग्जांपल में जो 4 धाम हाईवे बन रहा है, उसका कोर्ट में चैलेंज हुआ। उसके बाद जब वहाँ पर आपका ग्लेशियर फटा, कई लोगों ने कहा कि जिस तरीके से आप एनवायरनमेंट के अनदेखी करके इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से एंटी एनवायरनमेंट है और इन द लॉन्ग टर्म हमको इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और आप कह रहे हैं कि हाईवे डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उससे नौकरी आती है, एस्पिरेशंस पूरे होते हैं, उसको और ऐसे एनवायरमेंटल कंसर्न्स को कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और विकास भी महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच में संतुलन निर्माण करना होगा। आपको मालूम ही होगा, या मैं कितने जोरों से इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस पर लगातार बुलडोज कर रहा हूँ। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, मैं, मेरा डिपार्टमेंट है, मैं लगातार रोज पीछे पड़ा हूँ। अभी लिथियम आयन के साथ एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, स्टील आयन, जिंक आयन, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि मैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के विरोध में नहीं हूँ, पर आज कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता। मैं जब गंगा का मंत्री था तो मैं उस समय 24,000 करोड़ हमने दिया और 70% प्रोजेक्ट मैंने शुरू किए और पहली बार कुंभ में क्लीन गंगा हुई और लोगों ने स्नान किया और आशीर्वाद दिए, इतनी गंगा अच्छी हुई। गंगा और गंगा की 40 नदियाँ और उपनदियाँ जो गंगा को मिलती है, उसको शुद्ध करने का काम हमारी सरकार ने किया, मैं ही मंत्री था।
वो काली नदी करके एक है, हिंडन करके क्या क्या, मथुरा में मैंने एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया है कि 80 MLD स्लज मथुरा का, वो त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट लेकर उससे शुद्ध पानी निकालकर इंडियन ऑयल को 20 करोड़ रुपए देती है बेचा है, और उससे प्रोजेक्ट किया। तो वेस्ट टू वेल्थ वाली बात भी हुई। पर एक बात मैं समझ में नहीं आता कि ये एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, और अब मैं वैसे भी साफ बोलने में संकोच नहीं कॉलेजेस माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हैं। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जो है उसको, वो एक्सेंट्रिक है, उसको सपोर्ट करने में इंग्लिश मीडिया का रोल बहुत अच्छा होता है। अब ये देखिए कि जो कमेटी अपॉइंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि ये कमेटी जो मेजोरिटी निर्णय करेगी वो एक्सेप्ट करो। तो वो कमेटी के चेयरमैन अलग हो गए, उनने 3 लोग अलग हो गए, बोले हम जो बोल रहे हैं वही है, इनका हमको मान्य नहीं है। अब वहाँ देखिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया है कि हमारा 4 धाम का रास्ता जो है वो चाइना बॉर्डर के पास जाता है। अब कोई रनगाड़ा, कोई ट्रक जाएगा तो वो रास्ता, उसकी विड्थ तो मिनिमम लगेगी ना। तो मुझे लगता है कभी कभी मैं अभी आपको और अच्छी बात बताता हूँ। अभी आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे जाइए, यहाँ से 20-25 मिनट पे है। हमने 12,000 प्लांट ट्रांसप्लांट किए और वो 84% सक्सेस रेट है। और मैंने अभी मेरे मिनिस्ट्री में कहा कि ऐसा निर्णय करो कि 1,000 कॉन्ट्रैक्टर तैयार करेंगे, हम पूरा 100% ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, हम ट्री कटिंग नहीं करेंगे। और मैंने कल जावड़ेकर जी को कहा कि मैं जब ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ तो मेरे से पैसे क्यों लेते हो आप? अगर मैं ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल करता हूँ तो उतने पेड़ के पैसे मत लो। बोले बिल्कुल सही आपका कहना। तो आज हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। मैं भी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, बायोफ्यूल, ग्रीन फ्यूल, सब बातों का आग्रही हूँ। पर देश के विकास में अभी आप ये होटल पे आते हैं, यहाँ से एक तो रोड छोटा कर दिया, ये मेरा रोड नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती वो ब्रिज तक रोड बनाया तो उसके कारण वो धोला कुआ ठीक हुआ। अब यहाँ ऐसा है कि रोज़ शाम को आप आइए, ये पूरे ट्रैफिक जाम बड़ा होता है क्योंकि वो पुल छोटा है, रोड बड़ा है। अब वहाँ से अगर पुल बड़ा करना है तो पेड़ काटने होंगे, अब पेड़ काटने होंगे तो परमिशन नहीं मिलेगी। तो आज ये कितना, यहाँ होटल के सामने रुक रुक कर धुआं छोड़ रहे लोग। अगर 25-25 मिनट गाड़ियाँ ऐसी खड़ी रहेंगी और गाड़ी बंद नहीं होगी तो कितना पोल्यूशन होगा यहाँ। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ 4 पेड़ अगर हम ट्रांसप्लांट करते और उसको पुल की विड्थ बढ़ाते तो उससे पोल्यूशन कम होगा। तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन के बारे में एक अच्छा अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहिए। पेड़ की संख्या बढ़नी चाहिए, ग्रीनरी बढ़नी चाहिए, पोल्यूशन कम होना चाहिए। और इसलिए तो मैं दिल्ली के आजू बाजू में 60,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ। हमने यमुना में 6,000 करोड़ में मंत्री था, मैंने दिल्ली सरकार को यमुना को शुद्ध करने के लिए दिया। पानीपत, सोनीपत के प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी कमिटमेंट है, पर इसके बारे में एक संतुलित अप्रोच रखना चाहिए। एक्सेंट्रिक अप्रोच रखकर हम देश का नुकसान करेंगे, ऐसा नहीं करना। जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो अभी आपने हाल ही में बताया कि उससे सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि हर दूसरे हफ्ते में ये बोला जाता था कि हम टोल फ्री करा देंगे। हम आंदोलन के चलते पंजाब में सबसे ज़्यादा हुआ, फिर हरियाणा में और फिर राजस्थान में आपको सैकड़ों करोड़ का लॉस हुआ। सरकार ने इसको रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया कि जब टोल फ्री किए जा रहे थे, मतलब जो किसान आंदोलनकारी हैं वो टोल को खुलवा रहे थे, टोल कलेक्शन रुकवा रहे थे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो सरकार कड़ाई कर सकती थी, सख्ती कर सकती थी, रोक सकती थी, पर हमारी भूमिका शक्ति के साथ उसको कुचलने की नहीं थी। लोकतंत्र में आंदोलन करने का सबको अधिकार है, पर वो लोग भी ये सोचे कि हमारे आंदोलन से समाज के बाकी लोगों को भी तकलीफ ना हो। फिर भी हमारे देश में आंदोलन होते हैं और आंदोलन करने का उनका अधिकार भी है, पर इसके कारण काफ़ी लोगों को नुकसान होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों ने, आज जो कभी सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपोजिशन पार्टी भी बन जाती है। आंदोलन हमने भी बहुत किए। मैं अपने लाइफ में स्टूडेंट लीडर था, कितने केसेस हुई, बस रोकना, रास्ता रोकना, ये आंदोलन करते रहा। पर अब धीरे धीरे हम सब ने मिलकर सोचना चाहिए कि इसमें निश्चित रूप से हम लोग समाज का और लोगों के हितों की तरफ भी ध्यान दें। किसी को हार्ट अटैक आ जाता, उसकी एम्बुलेंस रोक दिया आपने,
वो बेचारा ट्रैफिक जाम है, रोड बंद कर दिया, वो बेचारा हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, उसके लिए कितना बड़ा नुकसान होता है। तो मुझे लगता है अब लोकतंत्र में है, पर हमने उसको कड़ाई नहीं की, ये सच है। और उसको बड़े सेंसिटिव मैटर था, बड़े इससे हमने भी टोल ला के बंद कर दिए, जैसा उनको कोई उस बारे में कन्फ्रंटेशन नहीं होने दिया। ये हमने किया। अगर कन्फ्रंटेशन होता तो वो भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि आपने लोकतंत्र की बात की है, जाते जाते आपसे पूछ लेती हूँ, आप बहुत बिजी भी रहे हैं हाल फिलहाल में, चुनाव प्रचार में आप कई प्रदेशों में गए हैं, बंगाल में खास तौर पे, क्योंकि आप हाल ही में वहाँ पर गए थे। खेला होबे? मैं बंगाल में 2 दिन गया था, फिर मैं पांडिचेरी और तमिलनाडु भी गया था, अभी कल मैं आसाम में हूँ दिन भर। नहीं, बंगाल में मुझे लगता है कि देखिए लोकतंत्र है, और कोई सरकार अगर काम करती तो उसको कभी कभी लोगों के मन में उसमें परिवर्तन होना चाहिए, ये भी भावना होती है। इस बार बंगाल में लोग चेंज के साथ हैं, लोग नए विकल्प को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इसलिए बंगाल में हमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और खेल हो जाएगा। खेल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आपने कहा है आपकी हर बात को रिकॉर्ड करके आपसे वापस आकर के नहीं, ये पूछेंगे। खेल हो गया। 2 मई में ये भी पूछेंगे ये मैं आपसे। रोड बनाने जैसी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, पर वो मेरा अंदाज बता अच्छा, रहा गारंटी नहीं है इसकी। चलिए गडकरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंदाज आपसे बताया बात करने के लिए। As the world looks to rebuild from the COVID-19, there is a growing international solidarity call for a green and sustainable economic growth that creates jobs, reduces emissions, increases access to clean water, and builds resilient urban lives. At Toshiba, our creed of committed to people, committed to the future represents sustainability as the core of our business operations. Today, our focus is on the critical B2B sectors, including energy and social infrastructure, and we are closely aligned with the Indian government's flagship program, Make in India. Toshiba Group has made India a manufacturing and export hub, and currently provides over 8,000 decent jobs here. We offer integrated energy solutions that include high-efficiency power generation equipment and low-carbon footprint transmission and distribution products, contributing to cleaner power in India. We are also addressing air pollution from tailpipe emissions with Toshiba's rechargeable battery, SCIB. SCIB is ideal for hybrid vehicles, where it contributes to reduce CO2 emissions. We have established a joint venture to set up India's first manufacturing factory in Gujarat for this advanced battery. India is also the home and headquarters of Toshiba Water Solutions, which provides water treatment and wastewater solutions worldwide. Under the Indian government's Clean Ganga initiative, Toshiba is involved in projects for the construction of sewage treatment plants. We are dedicated to the creation of sustainable water environment in India. To facilitate rapid urbanization in India, Toshiba is a leading company providing safe, energy-efficient, world-class elevators and air conditioning solutions that support sustainable urban development. In conclusion, Toshiba Group has operated in India for close to 60 years, and we look forward to contributing the long-term partnership with India in its pursuit of sustainable economic growth. I invite you to join hands with Toshiba so that we can work together to create a sustainable and better world for a new day.